नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी छात्र यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें, क्योंकि इस पर हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो निरंतर चल रहा है और जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रैक्टिस सेट इस पर चलता रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना समय नष्ट किए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को, जो कि प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो तो मैं करवाऊंगा, साथ ही साथ इसके अन्य प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाऊंगा। तो प्रारंभ करें। क्वेश्चन है आपका, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जब अपने जीवन पर जो कथा लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? आत्मकथा कहेंगे। चलिए दूसरा है, अन्य अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अन्न या हम जानते हैं अनाज होता है। अन्न मतलब क्या होता है? अनाज। और अन्य मतलब होता है दूसरा। तो अनाज और दूसरा यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य, अन्न और अन्य में अनाज और दूसरा आपका सही अर्थ भेद दे रहा है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द आगे जोड़ते हैं उसे, जो शब्द के आगे जोड़ते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो निर्गुण में अगर हम बात करें तो निर जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर। निर्गुण में आपका निर उपसर्ग है। नेक्स्ट है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में अगर हम मूल शब्द की बात करें तो यहाँ पर प्रत्यय लगाकर आपका खिलौना बनाया गया है। तो जो मूल शब्द है वो है खेल। ठीक है, और खेल में प्रत्यय लगाने से आपका क्या बना है? खिलौना। मूल शब्द क्या है? खेल है। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी या फिर विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्हें कहा जाना होना चाहिए, तो इन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा जाना चाहिए, तो यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में जो मेल होता है वो किसका होता है? तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। जैसे आपका लिखना है सूर्योदय, तो सूर्य धन उदय। हालांकि ये स्वर संधि यहाँ पर, और इसमें भी आपका गुण संधि है। सूर्योदय में आपका क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, जो कि स्वर संधि है लेकिन गुण संधि है। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ठीक है, यहाँ पर आ और उ मिल गए, जबकि जो दोनों स्वर थे सूर्योदय में आ और उ मिलकर वो बनाए थे। सामासिक पद को तोड़ना का नेक्स्ट है आपका, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ठीक है, तो समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक पद को तोड़ने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में आपका क्या प्रधान होगा? तो इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी। किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता रहेगी। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन्हें क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। क्या कह देंगे? अव्यय कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको चिन्ह दिया गया है, आपको ये बताना है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। तो देखिए ये जो चिन्ह है ये आपका क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर किसका अर्थ प्रकट करते हैं? तो विशेष, विपरीत, पर्याय या असमान। तो मुहावरे जो है वो कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, उनको हम शब्दशः नहीं लेते हैं, मुहावरों को हम शब्दशः नहीं लेते हैं। ठीक है, वो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे राई का पहाड़ बनाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। वो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक ही काम से दो लाभ लेना। हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है? हास है। हास्य का हास। कुंडलियां
छंद, नेक्स्ट है आपका कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में जो चरणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 चरण होते हैं। और अगर हम बात करें तो दोहा और रोला को मिला देते हैं तो फिर इसका निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? यहाँ वर्णों की बात कर रहा है ना कि शब्दों की। तो जो वर्णों की बात करता है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी वर्ण कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग जो होता है वो तपस्विनी होती है। ठीक है, तपस्विनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा। आचार्य का आचार्य होगा। आचार्य का स्त्रीलिंग है आचार्य, और आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो चूंकि एक पुस्तक है यहाँ पर, इसे हम एक वचन कहेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया इसमें किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह आ रहा है ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो पथरीला रास्ता, तो रास्ते विशेषण पथरीला एक तरीके से बता दिया, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। ठीक है, नमकीन, किसी चीज का स्वाद आपको बता देगा कि ये नमकीन है, उस स्वाद की विशेषता बता, मतलब जैसे आपके पास कोई खाद्य वस्तु उसकी विशेषता बताएगा कि ये नमकीन है। बर्फीला ये भी आपका क्या है? ये आपका विशेषण ही है। नमक जो है वो विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से क्या काल कहलाता है? ठीक है, काल क्या कहलाता है? ठीक है, काल किसे कहते हैं? एक तरीके से क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया का पूर्ण रूप। काल क्या कहलाता है? तो इसमें जो है क्रिया के घटित होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का समय जो है वो काल कहलाता है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में एक ही अपने जो मूल रूप में थे वैसे ही आ गए हैं, उनमें कोई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। और उसमें थोड़ा सा भी अगर उच्चारण में परिवर्तन की वजह से जो आ जाता है, संस्कृत के ज्यों के त्यों नहीं रह जाते हैं वो शब्द, वो आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव। और ज्यों के त्यों शब्द जो आते हैं संस्कृत से वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ग्राम है, अश्रु है, सूर्य है या फिर माथा है। तो माथा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्द आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है अग्रज का सही विलोम होगा। तो अग्रज का आपका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनुज। नेक्स्ट है धन का मतलब क्या होता है? धन का जो मतलब होता है वो आपका अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है
वो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 145 से 149 तक आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फोन आ जाए तो काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आ जाए तो काफी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम मोबाइल फोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी ही पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। तो इसके लिए अगर हम जो गद्यांश पढ़े हैं वहां से क्या निकल कर आता है, तो मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण आपका क्या उत्पन्न होता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे गद्यांश उसमें बिल्कुल सेम लाइन लिखी हुई है, आपको एक बार पढ़ना है ध्यानपूर्वक और उसी पर आधारित उत्तर देना है। 5 नंबर आपके वैसे बन जाएंगे। मोबाइल फोन जहां सुखद है वहां ये क्या है, ये दुखद भी है, क्योंकि ये क्या करता है, समस्याओं को भी, थोड़ी बहुत समस्याएं भी हमें देता है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। तो मोबाइल फोन में अगर हम सावधानी बरतते हैं तो वहां पर हमें लाभ ही लाभ होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो गद्यांश का उचित शीर्षक अगर आप ध्यान दें तो मोबाइल फोन। यहाँ पर लाभ और हानि दोनों के बारे में बताया गया, तो किसी को तो कह नहीं सकते कि मोबाइल से लाभ या मोबाइल से हानि, ऐसा कुछ, तो मोबाइल फोन ही हम कर देते हैं शीर्षक। और नेक्स्ट है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो कौन सी कृति है, इसमें जो आपका है निहारिका है, साकेत है, प्रिय प्रवास है या कामायनी है। तो अगर हम ध्यान दें तो आपकी जो निहारिका है वो सुधाकर पांडे की है। कामायनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की है। साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की है। और प्रिय प्रवास की बात करें तो ये अयोध्या सिंह हरिओध की है। यानी कुछ है ही नहीं जो महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की कृति यामा अगर दी होती तो ये हो सकती थी, अतीत के चलचित्र होता तो हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट क्या प्रीवियस ईयर पेपर ही था, वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नए प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। धन्यवाद।